शहर की एक भीड़भाड़ वाली सड़कों पर धूप ढल रही थी। सरकारी इमारतों से निकलते लोग एक एक कर अपने घरों की ओर मुड़ रहे थे। पर उसी शहर के बीचों बीच एक थाने की दीवारों के भीतर न जाने कितने अनकहे सच और अनछुए किस्से बंद पड़े थे। इंस्पेक्टर वीरण उन्हीं दीवारों के भीतर अपनी रौबदार मौजूदगी बनाए रखने वाला आदमी था, जिसके कदमों की आवाज सुनकर जवान कांप जाते थे और आम आदमी अपनी निगाहें झुका लेता था। उसके सामने खड़ी एक औरत ने सिर्फ इतना किया था कि पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड रूम के सामने पूछ लिया था कि उसकी शिकायत सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन वीरण के अस्थिर चेहरे पर चिढ़ बढ़ गई थी। वह आजकल किसी अजीब गुस्से में रहता था। शायद राजनीति में चल रही हलचलों ने उसके पद की ठंडक को हिला दिया था, या शायद उसके भीतर छुपे अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। जिस औरत को उसने अपने सामने खड़ा देखा, वह साधारण साड़ी और साधारण चप्पलों में थी। देखने में बिल्कुल आम, चेहरे पर थकान की कई परतें, आंखों में दर्द, जिससे लगता था कि वह शहर में अकेली भटक रही है। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर साइड होने को कहा, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही। उसी क्षण वीरण के भीतर मौजूद शक्ति का भ्रम अचानक उसके हाथ में इकट्ठा हो गया और उसने अपना हाथ हवा में उठा दिया। थप्पड़ की आवाज किसी फाइल गिरने जैसी थी, लेकिन इसके बाद कमरे में अचानक ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। औरत थोड़ा पीछे लड़खड़ाई, आंखों में पानी उतर आया, लेकिन वह एकदम शांत रही। थाने में मौजूद जवानों ने उसे नजरें चुराईं। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि बिना वजह उठाया गया यह हाथ आने वाले दिनों में शहर की राजनीति, मीडिया, कानून और सत्ता के बीच एक ऐसा तूफान खड़ा कर देगा जिसकी शुरुआत आज किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। औरत ने नजरें उठाईं। चेहरे पर कोई चिल्लाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक अद्भुत और रहस्यमयी दृढ़ता थी। वह अचानक मुड़ी और थाने के बाहर निकल गई। थाने के बाहर सड़क पर चलती हवा को भी शायद पता नहीं था कि अभी अभी क्या घटा है। वह औरत किसी शब्द के बिना दूर चली गई, लेकिन शहर की किस्मत उसी रास्ते पर उसके पीछे चल पड़ी थी। उसका नाम अनन्या था। यह शहर में किसी को झांत नहीं था। वह किसी मंत्री के बंगले में नहीं रहती थी, न उसके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड था, न कार, न लाल बत्ती, न पहचान। बस एक साधारण औरत जो रोज कहीं न कहीं जाती दिख जाती थी। किसी ने उसे कभी हंसते हुए नहीं देखा था, किसी ने उसे कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना था। लोग समझते थे कि वह बस उन औरतों में से है जो थानों के चक्कर में उम्र निकाल देती हैं, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग और असाधारण था। वह इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री की पत्नी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था मुख्यमंत्री की पत्नी होने का सच वह लोगों से क्यों छिपाती थी। यह सवाल हर किसी के मन में आता, लेकिन किसी के मन में उठने से पहले ही जवाब दब जाता, क्योंकि किसी को सच पता ही नहीं था। अनन्या सत्ता से दूर रहना चाहती थी। उसे प्रचार से नफरत थी, उसे कैमरों से डर लगता था। उसका मानना था कि किसी पद का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका असर जनता पर होना चाहिए, न कि विज्ञापनों पर। मुख्यमंत्री अक्षित ने हमेशा उसे एक स्वतंत्र जीवन दिया। वह चाहती थी कि कोई उसे किसी पहचान की वजह से सम्मान न दे। सम्मान हो तो उसके अपने अस्तित्व की वजह से, न कि उसके पति के पद के कारण। इसी विश्वास ने उसे एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। आखिर वह पुलिस स्टेशन क्यों आई थी? कुछ महीनों से शहर में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामले लगातार दबाए जा रहे थे। शिकायतें दर्ज ही नहीं होती थीं, फाइलें गायब कर दी जाती थीं। अनन्या को यह बात लगातार परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि उसे किसी मंत्री की पत्नी की तरह नहीं, एक महिला नागरिक की तरह सुना जाए, लेकिन वहां सुना गया उसका थप्पड़ थप्पड़ से ज्यादा गहरा था। उसका मौन थाने में मौजूद हर शख्स समझ गया था कि वह औरत भले आम लगे, पर उसके अंदर कुछ अलग है। उसे थप्पड़ लगते हुए भी उसके चेहरे पर एक अलौकिक सादगी थी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो, जैसे यह सिर्फ शुरुआत हो। इंस्पेक्टर वीरण उस घटना को बस एक सामान्य रौबदार क्षण समझ रहा था, लेकिन अगले 24 घंटे में उसका पूरा संसार बदलने वाला था। रात अचानक भारी हो गई। रात में वीरण घर पहुंचा तो उसे थकान महसूस हुई। उसने सोफे पर बैठे बैठे आंखें बंद कीं। पूरी रात उसके दिमाग में वही चेहरा घूमता रहा, न वह आवाज, न गुस्सा,
बस सांत्वना भरी एक खामोश सूरत। उसे नींद नहीं आई, शायद इसलिए क्योंकि पहली बार उसे अपनी किसी हरकत पर बेचैनी महसूस हो रही थी। अगली सुबह अखबार में एक लाइन लिखी थी, महिलाओं की शिकायतें थानों में दर्ज न होने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा कदम उठाने की तैयारी की। किसी को नहीं पता यह खबर कहां से आई, कैसे आई और किसने खबर लीक की, लेकिन मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल गई। उस खबर में कहीं अनन्या का नाम नहीं था, मगर उसके कदमों की प्रतिध्वनि पूरे शहर में सुनाई देने लगी। सीएम हाउस के बाहर भीड़ लोग इकट्ठा हो रहे थे। महिलाएं अपने दर्द लेकर पहुंची थीं। मीडिया चमक रहा था। विरोधी पार्टियां इस मौके को हथियार बनाने में लगी थीं, लेकिन इस सारे शोर के बीच एक ही सन्नाटा था। मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया और अनन्या कहीं दिखाई नहीं दी। थाने में सबको लगा कोई बड़ी जांच आने वाली है। कुछ जवान टेंशन में थे, कुछ खुश थे, लेकिन वीरण खुद पहली बार डर के अंदर डूबता जा रहा था। उसे लगता था कि शायद खबर उसी औरत ने ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है, लेकिन एक बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। अगर वह किसी बड़े घर से थी तो उसने अपने लिए सुरक्षा क्यों नहीं मांगी? क्यों अकेली आई थी? अचानक एक आदेश आया, शहर के सभी पुलिस स्टेशनों की महिला शिकायत रिकॉर्ड की समीक्षा होगी। यह आदेश वीरण के गले में फांस की तरह फंस गया, लेकिन असली मोड़ अब भी बाकी था। तीसरे दिन दोपहर को अचानक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर शहर के उसी इलाके में उतरा जहां थाने वाला छोटा सा मोहल्ला था। मीडिया, पुलिस लोग सब भागते हुए वहां पहुंचे। हर कोई यही सोच रहा था कि मुख्यमंत्री किसी समारोह में आए हैं, लेकिन सबके सामने दृश्य कुछ अलग था। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री उतरे, उनके पीछे एक महिला उतरी। सफेद साड़ी में, बिना मेकअप, बिना सुरक्षा के सड़क पर बैठे दो बूढ़े महिलाएं उन्हें पहचान गईं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया। अनन्या उनके पीछे खड़ी थी। वीरण का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि 3 दिन पहले जिस औरत को उसने थप्पड़ मारा था वह कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि वही थी जिसने आज अपने मौन से पूरा शहर हिला दिया। उसकी सांसें भारी हो गईं, पसीना उसकी गर्दन पर बहने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि अनन्या ने उसे एक नजर भी नहीं देखा। वह भीड़ में शांत खड़ी रही, जैसे उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा उत्तर थी। अब सबकी निगाह मुख्यमंत्री पर थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस लोगों के बीच चलना शुरू किया। वीरण दूर खड़ा सब देख रहा था और उसके मन में एक ही सवाल उभर रहा था, क्या उसका करियर खत्म होने वाला है? क्या वह गिरफ्तार होगा? क्या उसके खिलाफ केस चलेगा, या फिर कुछ और होना बाकी है? लेकिन असली कहानी अब शुरू हो रही थी। यह सिर्फ एक थप्पड़ की कहानी नहीं थी। यह सत्ता और नागरिकता, सम्मान और मनुष्यत्व, न्याय और अहंकार की कहानी बनने वाली थी। और सबसे बड़ा सवाल यह था, अनन्या सच में क्या चाहती थी? उसका मौन किस परिणाम की ओर ले जा रहा था? और मुख्यमंत्री की चुप्पी में क्या छुपा था? शहर पर एक अजीब सा ऊपरी धुंध उतर रहा था, जैसे कोई अदृश्य परिवर्तन हवा में तैर रहा हो। अभी सबको सिर्फ एक थप्पड़ दिखाई दे रहा था, लेकिन असल चोट आने वाली थी, जिसका घाव पूरे सिस्टम को महसूस होने वाला था। थाने के बाहर जमा भीड़ अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि मुख्यमंत्री ने यहां आने का निर्णय अचानक कैसे लिया। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे, लाइव प्रसारण जारी था, और इस सब के बीच अनन्या बस भीड़ के पीछे खड़ी शांत भाव से आसपास देख रही थी। उस चेहरे पर न किसी बदले की भावना की झलक थी और न किसी घमंड का चिन्ह, लेकिन उसकी उपस्थिति ही किसी तीखे प्रश्न की तरह थी, जिसका उत्तर अभी राज्य की व्यवस्था के पास नहीं था। मुख्यमंत्री ने थाने को देखे बिना भीड़ की दिशा में कदम बढ़ाए। वह महिलाओं की शिकायतें सुन रहे थे, आसपास मौजूद अधिकारी नोट्स ले रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि असली कहानी कहीं और चल रही है। अनन्या की निगाहें किसी एक दिशा पर टिक नहीं रही थीं। वह हर चेहरे को देख रही थी, जैसे अपने भीतर किसी लंबे समय से जमा सवालों को टटोल रही हो। वह जानती थी कि एक थप्पड़ सिर्फ एक घटना भर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की ही सोच को उजागर करता है जिसमें एक महिला को आवाज उठाने पर चुप करा दिया जाता है। और उसने इस थप्पड़ को अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया, बल्कि उसे उल्टा पूरे शहर पर बजा दिया था। वीरण बार बार अपने कमरे से बाहर झांक रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बाहर जाए या अंदर छुपा रहे। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। कॉल किसी उच्च अधिकारी का था। कुछ सेकंड में ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। आवाज में घबराहट नहीं बल्कि असमंजस था। उसे तलब करके कड़े शब्दों में पूछा गया था कि पिछले कुछ महीनों में कितनी महिला शिकायतें दर्ज हुईं और कितनी को अनदेखा किया गया। अब मामला केवल एक थप्पड़ का नहीं रहा था। पूरे थाने की साख पर सवाल उठ चुका था। मुख्यमंत्री के थाने से निकलते ही मीडिया का ध्यान अब उनकी पत्नी पर गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अनन्या किसी भी कैमरे के सामने नहीं आई। उसके आसपास कोई सुरक्षा घेरा नहीं था। वह बस अपनी तरह आगे बढ़ती रही। यह पूरा दृश्य लोगों के लिए किसी पहेली की तरह था। कौन सी मुख्यमंत्री पत्नी मीडिया से भागती है? आखिर वह सब छुपाकर क्या हासिल करना चाहती है? वह जब कार की ओर बढ़ी तो किसी ने उनका नाम पुकारा, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी स्थिरता थी। वह बिना किसी प्रतिक्रिया के आगे बढ़ गई, जैसे उसका अस्तित्व किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो और किसी निजी अपमान का नहीं। शहर में इस घटना की चर्चा जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर अनगिनत पोस्ट, बहसें, वीडियो, विरोध, समर्थन। हर ओर सिर्फ एक ही बात थी कि पुलिस व्यवस्था के भीतर बड़ा बदलाव होने वाला है। मगर किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि इस बदलाव के केंद्र में एक चुप रहने वाली आम सी औरत खड़ी है, जिसे दुनिया बस उसकी साड़ी और चप्पलों से पहचान रही थी। वीरण की रातें अब अशांत हो चुकी थीं। वह हर पल शक के घेरे में था। वह जानता था कि उसकी हर हरकत अब माइक्रोस्कोप के नीचे है। उसे ना खाने की भूख लग रही थी और ना सोने की। पत्नी ने हालात पूछे, मगर वह सच बोल भी नहीं पाया, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि उसने जिस औरत को अपमानित किया था, वह उसके करियर का फैसला करने की स्थिति में थी, और उसे यह बात अब जाकर समझ में आई। लेकिन अनन्या की जिंदगी में कहानी किसी और दिशा में जा रही थी। वह मुख्यमंत्री भवन में रहते हुए भी सत्ता का हिस्सा नहीं थी। उसने शहर में अकेले चलना चुना था ताकि वह आम महिलाओं की पीड़ा को समझ सके। उसे हमेशा लगता था कि किसी पद पर बैठा व्यक्ति जनता के दर्द को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह जनता के साथ न चले। वर्षों से वह शहर के अलग अलग इलाकों में घूमती, स्कूल जाती, आसरा घरों में बैठती, महिलाओं की बातें सुनती और फिर घर लौट आती। किसी को उसकी वास्तविक पहचान कभी पता नहीं चलती थी। मुख्यमंत्री भी उससे इस विषय पर बहस नहीं करते थे। वह जानते थे कि अनन्या की सोच सत्ता से ज्यादा समाज को समझती है, और यही बात उस थप्पड़ को साधारण घटना से कहीं अधिक गहरा अर्थ दे गई थी। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री ने आधी रात को महिला सुरक्षा पर आकस्मिक बैठक बुलाई। उस बैठक में कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। फैसला हुआ कि राज्य के हर थाने की महिला शिकायतों की जांच होगी। हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तैयार करनी होगी और दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अनन्या को इस बैठक की जानकारी नहीं दी गई, लेकिन मुख्यमंत्री जानते थे कि वह जो महसूस कर रही है उसे शब्दों में बोलने की जरूरत नहीं। कभी कभी एक मौन पूरे राज्य की दिशा बदल सकता है। अगली सुबह वीरण का निलंबन आदेश जारी हो गया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। मीडिया खुश, विरोधी दल उत्साहित, आम जनता राहत महसूस कर रही थी। लेकिन वीरण के भीतर तूफान मचा हुआ था। उसे सबसे ज्यादा चोट इस बात से लगी कि जिस औरत को उसने अपने सामर्थ्य और पद के अहंकार में ठुकराया था, वही उसकी नौकरी लेने का सबसे बड़ा कारण बन गई। लेकिन इस सबके बीच अनन्या अब भी चुप थी। उसने कोई बयान नहीं दिया, कोई विरोध नहीं जताया। वह समझती थी कि परिवर्तन का शोर उतना प्रभावी नहीं होता जितना परिवर्तन की शांति। वीरण अपने घर में बैठा था। उसका मन अपराध बोध और गुस्से के बीच डोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बदला था या चेतावनी। फिर अचानक उसे एक एहसास हुआ। अगर अनन्या चाहती तो वह उसे गिरफ्तार करवा सकती थी। वह चाहती तो उसका करियर खत्म कर सकती थी। लेकिन उसने सिर्फ इतना किया कि व्यवस्था को उसके काम के प्रति जागरूक किया। उसने सिस्टम को आईना दिखाया, किसी खास व्यक्ति को नहीं। इस बात ने वीरण के भीतर एक दूसरी भावना जन्म दी, पछतावे की। यह पछतावा खुद से लड़ रहा था, उसके अहंकार से। यह एक कड़वा संघर्ष था जिसके अंत में आदमी या तो टूट जाता है या बदल जाता है। शहर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था।
थानों में अचानक महिला शिकायतें दर्ज होने लगीं। अधिकारी अधिक सतर्क हो गए थे। मुख्यमंत्री के आदेश का असर जमीन पर दिख रहा था, मगर अनन्या इन सब से दूर थी। यह उसका उद्देश्य नहीं था कि लोग सिर्फ डरकर काम करें। उसका मकसद था उन्हें समझाना कि किसी महिला की पीड़ा को अनसुना करना अपराध से कम नहीं। लेकिन असली प्रेरणादायक मोड़ अब भी बाकी था। एक हफ्ते बाद शहर में महिला सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। हजारों महिलाएं वहां मौजूद थीं। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री थे, लेकिन सबको सबसे ज्यादा उत्सुकता थी कि क्या मुख्यमंत्री की पत्नी आएंगी, क्या वह भाषण देंगी, क्या वह अपनी पहचान सार्वजनिक करेंगी। पहली बार अनन्या इस मंच की ओर बढ़ रही थी। भीड़ में उसके लिए सम्मान भी था और जिज्ञासा भी। कुछ लोग उसे आदर्श मानने लगे थे, कुछ उसे नायिका, और कुछ लोग सोचते थे कि शायद यह सारी कहानी मीडिया की बनाई हुई हो। लेकिन जब वह मंच पर पहुंची तो वहां कोई भाषण नहीं दिया गया। उसने सिर्फ एक मामूली से हाथ से लिखे गए नोट को मुख्य मंच पर रखा और चली गई। भीड़ समझ नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री ने उस नोट को उठाया और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। अगर व्यवस्था बदलनी है तो आवाज उठानी नहीं, महसूस करनी होगी। इन शब्दों ने सभा में सन्नाटा फैला दिया। इस सन्नाटे में प्रेरणा थी, पीड़ा थी और बदलाव का बीज भी। यह किसी भाषण से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। लोग समझ गए कि अनन्या सत्ता की पत्नी नहीं, समाज की बेटी बनकर उठी है, और इस बदलाव का असली असर अभी आने वाला था। क्योंकि उस थप्पड़ ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी व्यवस्था को जगाने की शुरुआत कर दी थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी उस नोट की कुछ पंक्तियां हवा में गूंजती रहीं। अगर व्यवस्था बदलनी है तो आवाज उठानी नहीं, महसूस करनी होगी। यह वाक्य पूरे राज्य की नसों में उतर चुका था। लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे, लेकिन अनन्या उस भीड़ से दूर किसी शांत कोने में खड़ी शहर को देख रही थी। उसके चेहरे पर पहली बार कोई हल्की सी थकान नहीं, बल्कि एक शांत संतोष की झलक थी। मुख्यमंत्री उसके पास आए। तुमने आज वो कर दिखाया जो कानून भी अपने डर में नहीं कर पाता, अक्षित ने कहा। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी। परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है, डर से नहीं, समझ से। मुख्यमंत्री उसके शब्दों में छिपे भार को महसूस कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को जमीन पर लाने का एक ही तरीका है, व्यवस्था को इंसानियत की याद दिलाना। उधर वीरण पिछले कुछ दिनों से घर में बंद था। अहंकार की चोट गई थी, लेकिन उससे ज्यादा चुभ रहा था। पछतावा, बाहर की दुनिया उसे दोषी समझ रही थी, पर अंदर वह खुद से लड़ रहा था। एक दोपहर जब वह घर के दरवाजे पर बैठा था, उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई। गलती हुई है, पर इंसान गलती से बड़ा होता है, गलती में नहीं अटकता, पत्नी ने धीमी आवाज में कहा। यही वो शब्द थे जो वीरण को किसी हथौड़े की तरह भीतर तक लगा गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ सज्जा का नहीं था, बल्कि उस सच्चाई का था जिसे वो वर्षों से नजरअंदाज करता आया था, कि पुलिस की ताकत जनता से नहीं, जनता के विश्वास से बनती है। अगले दिन उसने अपनी वर्दी उठाई, साफ की और थाने चला गया। वहां उसका स्वागत नहीं हुआ, न ही कोई मुस्कान मिली, पर वह अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं आया था। वह आया था अपने भीतर बदले उस इंसान को साबित करने। उसने एक एक महिला शिकायत की फाइल खोली, गायब की गई फाइलें ढूंढवाईं, अधिकारियों को बुलाया, उन पर कड़े सवाल पूछे। उस पल कोई नहीं समझ पाया कि यह वही वीरण है जिसने एक साधारण औरत को थप्पड़ मारा था। निलंबित था, पर फिर भी वह एक पुलिस वाले की तरह काम कर रहा था। उसे अब पता चल चुका था कि सम्मान पद से नहीं, कर्म से मिलता है। 3 महीने बाद राज्य की महिलाओं की शिकायत दर्ज दर में 600% की बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि अब शिकायतें दबाई नहीं जा रही थीं। थानों में महिला सहायता कक्ष बन चुके थे। दरवाजों पर बोर्ड लगा था, आपकी आवाज हमारी जिम्मेदारी। अचानक एक दिन मुख्यमंत्री भवन में वीरण को बुलाया गया। वह घबराहट और संकोच के बीच वहां पहुंचा। अक्षित बाहर लॉन में बैठे थे, उनके पास अनन्या भी थी। वीरण ने नजरें झुका लीं, उसके होंठ कांप रहे थे। मुझसे गलती हुई थी मैं। अनन्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। धैर्यपूर्ण आवाज में बोली, गलती हर इंसान करता है, पर बदलने की ताकत बहुत कम में होती है। तुमने बदलाव चुना है, इसलिए तुम दोषी नहीं, सीखने वाले हो। वीरण की आंखें भर आईं।
उसने वर्षों में पहली बार किसी अधिकारी के सामने नहीं बल्कि सत्य के सामने सिर झुकाया था। मुख्यमंत्री ने आदेश पत्र उसकी ओर बढ़ाया। यह उसका पुनर्बहाली आदेश था। वीरण ने कांपते हाथों से उसे लिया। धन्यवाद साहब, पर असली आभार तो उसने अनन्या से कहा, आपका है। आपने मुझे मेरी ही नजरों में गिरने से बचा लिया। अनन्या ने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने खुद को देखा और वही किसी व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ महीनों बाद का शहर। अब शहर की हवा बदली थी। थानों में डर नहीं, संवाद था। अधिकारियों में शक्ति नहीं, संवेदना की ट्रेनिंग थी। मीडिया अब बहस नहीं, उदाहरण दिखा रहा था। और इस सब के पीछे किसी मंच पर भाषण नहीं देने वाली, किसी कैमरे से दूर रहने वाली, एक साधारण साड़ी पहनने वाली स्त्री खड़ी थी। अनन्या। वह अब भी भीड़ में वैसे ही चलती थी, बिना सुरक्षा, बिना पहचान के। लोग उसे देवी नहीं कहते थे, न नायिका, बस वो औरत जिसने बदलाव शुरू किया कहकर पहचानते थे। और यही पहचान उसे सबसे ज्यादा प्रिय थी। एक शाम सूरज डूब रहा था। शहर शांत था। अनन्या सड़क किनारे खड़ी किसी छोटी बच्ची की शिकायत सुन रही थी। उस बच्ची ने पूछा, क्या एक औरत सच में सब बदल सकती है? अनन्या ने झुककर उसके स्तर पर आते हुए कहा, बदलाव कोई बड़ा नहीं करता, सबसे छोटा कदम करता है। बच्ची मुस्कुराई। उस क्षण शहर के भविष्य में एक और दीपक जल गया, क्योंकि जिस थप्पड़ ने एक महिला के गाल को छुआ था, वह थप्पड़ एक दिन पूरी व्यवस्था का चेहरा बदलने वाला था, और बदल चुका था। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।